नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों देवी सज्जनों। आज जो है फिर आज एक नए वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लिटिल गुरु चैनल में बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज जो है 25/8/2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था दरोगा का मेंस का क्वेश्चन है। इसका हम फुल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कर सकते हैं। मगर चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, यह वीडियो जो है अधिक से अधिक शेयर करें और जल्द ही ये दरोगा का जो पूरा सेट 16 सेट अगर जब ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग दरोगा को टारगेट पेज करके दरोगा के लिए कौन कौन बुक रिवीजन बुक पढ़ना है उसका हम होमवर्क सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आपका टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, दरोगा में अच्छा प्रदर्शन आप कर सकते हैं। और एक सेट तो पर डे हम कोशिश करेंगे अपलोड करने का, तो आप सेट भी पर डे एक सेट लगा सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ का लिंक रहता है, डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए जो सब्सक्राइबर गेन हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा आई सो आई कॉन्क्रेट किसने कहा था, मतलब यह किसने ये बात कही थी, ये बात कह रहा है। जूलियस सोजर इसका हो जाएगा, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो जूलियस सीजर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। देर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लॉन्च पुस्तक किसने लिखा था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मिल्टन फ्रीडमैन। आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखना। भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति जो है विशेषित अधिकार वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो 3 का ए हो जाएगा। राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार अनुच्छेद 111 के तहत दिया गया है। राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकते हैं मुख्यतः। एक पॉकेट बिल होता है, निलंबकारी वीटो का अधिकार होता है, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति 2 मामले में करते हैं, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, दूसरा सरकारी विधेयक के संबंध में। भारत में पहली बार पॉकेट बिल का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाक बिल पर किए थे। विशेषित वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विशेषित वीटो का प्रयोग जो है अधिकार जो है अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं, भारत में इसका प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करते हैं। वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है धान के खेत में किस प्रकार की गैस होती है। धान के खेत में अगर कहा जाए या गाय जुगाली करता है तो उसमें मीथेन गैस CH4 हो जाएगा, जिसे हम लोग पंख गैस कहते हैं, ऑप्शन सी, 4 का सी हो जाएगा। मीथेन गैस को हम लोग पंख गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं, CH4। मवेशी हो गया, सुअर भेड़ बकरी जैसे घरेलू पशुधन में सामान्यतः जो उसका जो क्या कहते हैं मल वगैरह जो वो सब होता है उससे भी मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। या जितना भी आर्द्र नमी है वहाँ भी मीथेन गैस निकलने के चांसेस रहते हैं। और क्या कहते हैं LPG प्राकृतिक गैस में भी मीथेन गैस रहता है। आगे है जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है। जर्मनी का करेंसी आप जानते हैं यूरो है, तो ऑप्शन डी हो। जर्मनी का राजधानी जर्मनी का बर्लिन का यूरो। मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है आंसर सिर्फ मार देते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसको बना लीजिएगा। तो 6 का बी हो जाएगा, 7 का आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 का आपका आंसर जो है बी हो जाएगा, 9 का आंसर ए हो जाएगा, 10 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 का आंसर जो है बी हो जाएगा, 12 का आंसर ए हो जाएगा, 13 का आंसर सी हो जाएगा, 13 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 से। 14 का आंसर ए हो जाएगा, 15 का आंसर डी हो जाएगा, 16 का आंसर सी हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर में 19 का आपका सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर में
20 का बी हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। चलिए 24 का 24 का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा, 26 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 27 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर में क्या कह रहा है, तो 28 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 29 का आपका आंसर ए हो जाएगा, 30 का आपका आंसर बी हो जाएगा और 31 का आंसर ए हो जाएगा। 31 में कर्क रेखा में से किस राज्य से होकर गुजरती है? आप जानते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछाधार याद रखना, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो आगे देखते हैं। कर्क रेखा दुनिया में 17 देशों को टच करती है। 27 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा, 27 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 17 देश से हो जाएगा। विषुवत रेखा 10 देश से हो जाएगा। भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत नीति निषेध तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 37 के तहत, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 37 के तहत प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन की चर्चा है। अनुच्छेद 44 में कॉमन सिविल कोड की चर्चा है। अनुच्छेद 44 में कॉमन सिविल कोड की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 47 के तहत बिहार में शराबबंदी, अनुच्छेद 47 के तहत लोक स्वास्थ्य के बारे में अनुच्छेद 47 में चर्चा है। अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो इसका हटाने का प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने को उसी तरह है। तो 33 का डी हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त को जैसे न्यायालय का उच्च न्यायालय का होता है, हटाने की प्रक्रिया उसी तरह है। राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायती राज एवं नगर पालिका शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान में महाभियोग प्रक्रिया द्वारा महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है और भारत में अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अपने कर्तव्यों के पालन नहीं करने पर लगाया जाता है। चलिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो पहले आया था फखरुद्दीन अली अहमद, तब आए ज्ञानी जैल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, तब आए ज्ञानी जैल सिंह, तब आए आर वेंकटरमन, तब आए शंकर दयाल शर्मा। फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन। फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन। तो इसका आंसर तब हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने बार आपातकाल लागू किया गया है? 3 बार। तो भारत में 3 बार अब तक आपातकाल लागू किया गया। आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। आपातकाल राष्ट्रीय आपात भारत में अब तक 3 बार लगा, 1962, 1971, 1975 में। मतलब अनुच्छेद 352 का प्रयोग, अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात है। तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है और आपातकाल का वर्णन भाग 18 में किया गया है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपात मनुवादन से संसद से 30 दिन का रहता है, मतलब 1-2-2। राष्ट्रीय आपात में 1 माह मतलब 30 दिन, वित्तीय आपात में 2 माह और राष्ट्रपति शासन 2 माह समय चाहिए। भारत में पहला आपात 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध। 1975 में आंतरिक असंतुलन बिगड़ने के कारण आपातकाल लगाया गया था। आगे है 36 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन 36 का ए हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका जिसको प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना जो अमेरिका से लिया गया है, उद्देशिका अमेरिका से लिया गया है, जबकि उद्देश्य का भाषा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया है। संविधान सभा में प्रस्तावना जो है, संविधान सभा में प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया, जबकि संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकृति दिया था। उस प्रस्तावना उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। उसी में प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। जबकि प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है: प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। आगे है पंचायती राज व्यवस्था के संबंधित समिति कौन है? तो बलवंत राय मेहता समिति कब गठित हुआ? 1957 में। ये त्रिस्तरीय विचार दिया, जबकि द्विस्तरीय विचार अशोक मेहता समिति ने 1977 में दिया था। और लिचिमन सिंधवी समिति जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा के लिए लागू मांग किया था 1986 में। और पंचायती राज सर्वप्रथम नागौर जिला राजस्थान में लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को, जबकि 100% पंचायती राज 11 अक्टूबर 1959 को वहीं आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र, जबकि रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखना है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो ऑप्शन ए सरकारिया समिति। सरकारिया समिति का गठन 1983 में हुआ था, रिपोर्ट 1987 में दिया था। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश? सरकारिया समिति की सिफारिश पर किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद किसके अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया। वर्ष में इसका बैठक जो है 3 बार होता है, हर एक 4 महीना पे। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। और तो सरकारिया समिति हो गया। चलिए आगे देखते हैं। उद्देशिका में प्रस्तावना 42वां संविधान संशोधन में शब्द जोड़ा गया। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की एकता और अखंडता जब जोड़ा गया। ऑप्शन बी 39 का बी। 42वां संशोधन 1976। 42वां संशोधन को संविधान के लघु संविधान की दर्जा दिया गया है। 1960 में बेरूबारी बना मद्रास राज्यों में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना की संविधानों को संविधान का अंग नहीं माना। जबकि 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकती है। प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दिया गया। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया, 42वां 1976 के तहत। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार की पद से हटा सकते हैं? तो हटा संसदीय प्रक्रिया द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है जिसमें महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाते हैं। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 तर महाभियोग प्रक्रिया लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के विरोध में 2/3 बहुमत से। पहला नंबर 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है, उसके बाद 1/4 से डिमांड करना पड़ता है, उसके बाद 2/3 से पारित करेंगे तो महाभियोग प्रक्रिया मानी जाएगी। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आगे है संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो संघात्मक शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। ऑप्शन ए 41 का ये हो जाएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय सरकार का प्रावधान 1935 का अधिनियम में। अनुच्छेद 1 जो है भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 बताता है। भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक, यह भारी विवाद का विषय है। भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार के लक्षण हैं। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद है, जिसका वैज्ञानिक फाइकल वेंदालिस है। फाइकल वेंदालिस। आगे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा का डॉल्फिन है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा कब मिला? तो 5 अक्टूबर 2009 को। डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा कब मिला? 5 अक्टूबर 2009 को। विश्व डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए, और गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को। हाथी को विरासत पशु 22 अक्टूबर 2010 को। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में। आगे है चिली का चिकाका माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? चिली का चिकाका माता खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर, मतलब तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आगे है नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेघा पाटेकर ने 1985 में प्रारंभ किया था गुजरात से। आगे है भारतीय जलवायु में संबंधित एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन, इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 46 का बी। 47 में है 2011 की जनगणना से सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे कम सिक्किम की है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर नर्मदा गुजरात में है। तुंगभद्रा कर्नाटक में। खीराकुंड महानदी उड़ीसा में है। तो 1 2 3 4। तो 48 का देखते हैं क्या आंसर है।
1 2 3 4, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 48 का ए हो जाएगा। चलिए आगे, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो दलदली मिट्टी कच्छ के रण में सही है, नमकीन मिट्टी मरुभूमि में ये भी सही है, पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में ही गलत है। पीट मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश बोल रहा है, पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश ये सही नहीं है, गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में सही है। आगे, कांच का गहरा नीला रंग, कांच में जो है गहरा नीला रंग दिखाई देता है, किसके कारण? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। कांच में नारंगी लाल दिखाई देता है, उसे सेलेनियम ऑक्साइड कहते हैं। कांच में जो है कांच में लाल दिखाई करेंगे तो क्यूपरस ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो कुटपाद के द्वारा। अमीबा जो है कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है। अमीबा अपचयित भोजन का कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकल दिया जाता है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। अमीबा जगत प्रोटिस्टा में आता है। अमीबा की संरचना कोशिका द्रव, प्लाज्मा झिल्ली और नाभिक से होती है। पादप अमीबा का चलयमान अंग है। आगे देखते हैं, इनमें से सबसे कम प्रदूषण सीएनजी में होता है, सीएनजी ऑप्शन बी। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी एक गंधहीन गैस है। इसके लीक का पता लगाने के लिए इसे इथाइल मार्केप्टल C2H5SH को मिला दिया जाता है। ताप विद्युत संयंत्र में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट फ्लाई एस हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, अपूर्ण दहन से। चलिए 53 में, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था, तो ऑप्शन ये हो जाएगा हाइजेनबर्ग। ई बराबर MC स्क्वायर जो है ई दिया था, ई बराबर MC आइंस्टीन ने दिया था। बल का परिभाषा न्यूटन ने दिया। तैरने का नियम आर्किमिडीज ने दिया था। आगे है, इनमें से कौन परजीवी पादप है? इनमें से 54 में है, इनमें से कौन परजीवी पादप है? कास्कुट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कास्कुट। आगे है, अम्लगम क्या है? तो एक तरल पारा मिश्र धातु है। तारा जो है एक तरह से द्रव धातु है। द्रव धातु ब्रोमीन है। क्विक सिल्वर पारा को कहते हैं, हॉर्न सिल्वर चांदी को कहा जाता है। पारा का मुख्य सिनेबार है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा का अपेक्षित घनत्व 13.6 है। पारा क्षारों और जल से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं, डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए केंद्रक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्रक। डीएनए में जो केंद्रक, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर कितने प्रतिशत का वृद्धि होगी? इसका अगर हम किसी वस्तु का संवेग अगर दुगुना कर दिया जाए तो यह जो है उसका जो गतिज ऊर्जा 300% की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। दांत के निर्माण में किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका? कैल्शियम की, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैल्शियम की दांत के मजबूत के लिए सर्वाधिक जरूरी कैल्शियम। दांत में मजबूत चमकीला जो है एनामिल है। दांत मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रोमोलर, मोलर। इंसाइज, केनाइन, प्रोमोलर और मोलर। बच्चों में 20 अस्थायी दांत होते हैं, तो इसका कैल्शियम हो गया। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन। इनमें से 60 नंबर जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ट्रैक पॉलीमरेज एंजाइम का स्रावन करते हैं? तो इसका हो जाएगा ट्रैक पॉलीमरेज एंजाइम का स्रावन करते हैं। तो ये जो है कहाँ से स्रावन करते हैं? 60 का ए हो जाएगा, एस्चेरिया कोलाई से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप डुरंड कप है। भारत का सबसे पुराना कप जो है डुरंड कप है। डुरंड कप की शुरुआत 1888 में हुआ था। रॉबर्ट्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मडेका कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। आगे है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है तो 62 का डी हो जाए, युवा अशांत हो जाना। चलिए आगे देखते हैं,
वस्तु संयोग स्थानापन्न का उदाहरण क्या है? पेन और स्याही। 63 का ये हो गया। तो वस्तु संयोग स्थापन्न का उदाहरण है पेन और स्याही। एक वस्तु यदि दूसरे वस्तु का एक पूरक होती है तो उसे हम संयोग स्थापन्न कहते हैं। उसके बाद है कि जब समाज सभी नियमों को मापदंड के साथ पालन करता है तो उससे क्या कहते हैं? तो समाजीकरण। 64 का ये हो जाएगा, समाजीकरण कहेंगे। आगे है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 10^12 किलोमीटर एवं 10^15 मीटर। 9.46 10^15 मीटर। तो 65 का ये हो जाएगा, 65 का ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10^15 मीटर या 12 किलोमीटर। आगे है, रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख है, जो भारत का पहला संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से है? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। 67 का भी हो जाएगा, 67 का भी हो जाएगा। मंगल पांडे इलाहाबाद के गाजीपुर का रहने वाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था। 68 का डी हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। पहला हुआ था अजातशत्रु के शासन, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के समय में। चलिए आगे देखते हैं। स्वराज पार्टी के संबंधित किस में व्यक्ति संबंधित है? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी चिदंदास सही है उसमें। स्वराज पार्टी का पूछ रहा कौन, मतलब संबंध नहीं है। स्वराज पार्टी के 1923 में इलाहाबाद में आनंद भवन किया गया था, 1923 में। उसके बाद स्वराज पार्टी ने पहली बार संविधान की मांग 1924 में किया था। और इसके संस्थापक चित्तरंजन दास मोतीलाल, चित्तरंजन दास को अध्यक्ष चुना, मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया। स्वराज पार्टी का उद्देश्य 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनाव में भाग लेकर सदन में सशक्त रूप से विरोध सरकार का करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, मतलब बी हो जाएगा 69, सॉरी बी नहीं, कह रहा है कि स्वराज पार्टी में किस व्यक्ति से था? तो चित्तरंजन दास हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 का सी, स्वराज पार्टी का संबंध चित्तरंजन दास से है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। भारतीय परिषद ने 1919 के दौरान पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया। 1909 मुसलमानों के लिए 1909 में भारतीय परिषद एक्ट को पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम कहा गया। भारतीय शासन एक्ट 1919 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। 16 अगस्त 1932 को एमजे मंडाल ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को किया था। उसके बाद है कि दलित के लिए बी आर अम्बेडकर ने पूना समझौता 1932 में किया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित तो एक ही नजर आ रहा है। ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना से सम्मिलित है। भारतीय परिषद एक्ट 1892 भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लोकतंत्र शुरुआत किया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 का स्थानीय निकायों को प्रतिनिधि चुनाव का अधिकार दिया गया था। भारतीय संविधान में केंद्र में द्वैध शासन 1935 के तहत लागू किया गया था, जबकि राज्य में द्वैध शासन जो है, राज्य में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन 1935, राज्य में द्वैध शासन 1919 के तहत लागू कर देते। प्रांत में द्वैध शासन दिया 1919 के तहत, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया। 72 नंबर क्वेश्चन देखना है। 72 नंबर कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली बकैया ने तैयार किया था। जबकि भारतीय तिरंगा पहली बार विदेश के जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2018 में फीफा विश्व कप किस देश में हुआ? तो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जो है रूस में हुआ था, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है कहाँ हुआ? कतर में हुआ। 2026 अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में होगा। अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? तभी हांगझू चीन में। 74 नंबर क्वेश्चन, हांगझू चीन में एशियाई खेल 2022 वाला 23 में होगा। तो 19वां संस्करण था, हांगझू चीन हो जाएगा। 20वां संस्करण नगोया जापान में ले दिया जाएगा। आगे 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 क्रमशः जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था, उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। 75 का सी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। आगे है अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और जहाँ भागीरथी मिलती है उसे देवप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलेगी उसे हम लोग विष्णु प्रयाग कहेंगे। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेगी तो उसे हम लोग नंद प्रयाग कहेंगे। अलकनंदा
अलकनंदा और पिंडार मिलेगा तो कर्ण प्रयाग कहना है, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेगा तो रुद्र प्रयाग हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, कह रहा है जगोटा त्रिकोण का संबंध किस देश से है? तो जगोटा त्रिकोण का संबंध ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान। दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान। निम्नलिखित में इस्पात उद्योग में से संबंधित सम्मिलित है? तो तमिलनाडु सेलम संबंधित है, 78 का ये हो जाएगा। तमिलनाडु में सेलम जो है इस्पात उद्योग के लिए संबंधित है। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में है, बोकारो झारखंड में है। तो बोकारो कारखाना और भिलाई कारखाना रूस के सहयोग से स्थापित किया गया, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। आगे है, देखते हैं काजीरंगा कहाँ में है? तो असम में है। माधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। नंदकानन असम में है। मेलाघाट उड़ीसा में है। एक मिनट देख लेना है। काजीरंगा असम में, माधवगढ़ मध्य प्रदेश में, माधवगढ़ मध्य प्रदेश में, नंदनकानन जो है उड़ीसा में है, नंदनकानन। मेलाघाट महाराष्ट्र में। 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, दुग्ध सागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी गोवा में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वर्तमान में कुचिकल जलप्रपात जो बराही नदी पर है, कर्नाटक में है। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात दूध सागर जलप्रपात है, जो आपका दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात जो बराही नदी कर्नाटक में। अगर नामचिक नाम फूक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। नाम दफा भी अरुणाचल प्रदेश में है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी मौसमी घटनाएं भी क्षोभ मंडल में होती है। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल, बादल फटला हो गया, बारिश हो गया, ये सब जो है क्षोभ मंडल में होता है। और वायुमंडल में वायुयान वगैरह समताप मंडल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित जो है पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में है। अन्नामलाई केरल में है। तो नीलगिरी जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी धुता बेटा है। निम्नलिखित कौन सम्मिलित नहीं है? नाथुला जरा सिक्किम, नाग जल गया सिक्किम में, नाथुला जलेपला सिक्किम में, गोइचा सिक्किम है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर 84 का सी हो जाएगा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा लद्दाख में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। दीफू यांग्या बोमडीला और सेला, दीफू यांग्या बोमडीला और सेला ये सब अरुणाचल प्रदेश की दर्राएं हैं। माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड की दर्रा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो ये सिक्किम में बहता है, ऑप्शन 85 का ये हो जाएगा। मुगल बादशाह किस मुगल बादशाह ने शाहू को मुक्त किया था? तो शाहू को मुक्त किया था कौन? मुअज्जम, जिसको बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह को मुअज्जम भी कहा जाता है, शाह एक खबर भी कहा जाता है। आगे देखना है कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसने लिखा? तो हिस्टोरिका पुस्तक हेरोडोटस ने लिखा, जिसमें भारत और फारस के संबंध के बारे में वर्णन किया गया। हिस्टोरिका में नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखा गया। इंडियन ज्योग्राफी टॉलमी के द्वारा लिखा गया। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था इसके बारे में पूछ रहा है, तो नई दिल्ली में खुला था, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया? तो मीर कासिम द्वारा किया गया। मीर कासिम ने बंगाल से राजधानी मुर्शिदाबाद कर लिया था, मुर्शिदाबाद से फिर मुंगेर कर लिया। मीर कासिम जो है मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया। मुंगेर में मीर कासिम ने गन फैक्ट्री स्थापित करवाया था। आगे देखते हैं कि प्रमुख संत का कालक्रम पूछ रहा है, तो इसका 90 का बी हो जाएगा। रामानुज, राम नामदेव, चैतन्य और तुलसीदास। निम्नलिखित कौन सी कांग्रेस कभी अध्यक्ष नहीं? कांग्रेस का कौन व्यक्ति जो है निम्न में से कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? बाल गंगाधर तिलक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब आया?
तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 में आया, जबकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया, 1919 में। आगे सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से किया गया? तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। धारा 17 में सती प्रथा का वर्णन है। उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जो भारत के प्रथम वायसराय थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ? मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1615 में। ताजमहल के लिए की पत्थर कहाँ से? राजस्थान के मकराना से लाया जाता था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, जबकि 1857 की जब क्रांति हुई उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया था। आगे है आलमगीर की संधि का संबंध किससे है? तो आलमगीर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये अलीनगर की संधि कब हुई? 1757 में हुआ था, और अंग्रेज था रॉबर्ट क्लाइव। यज्ञ की देखरेख कौन करता है? तो अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्रा हो गए, सामवेद का उद्गाता हो गया, और यजुर्वेद का अधर्यु हो गया। 99 नंबर क्वेश्चन का सुलह ए कुना की नीति किसने अपनाया? सुलह ए कुना की नीति जो है यह जो है अकबर के द्वारा अपनाया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। मुगल काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। मुगल काल का एकमात्र शासक जो ज्योतिष में विश्वास रखता था, हुमायूं। तुजो के जहांगीर, जहांगीर ने लिखा, इसको पूरा मोतबिंद खां के द्वारा किया गया था। तुजो के बाबरी, बाबर द्वारा लिखा गया, इसको फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, जो बैरम खां को बेटा था। इटली के आक्रमण कर किस देश को जीता था? इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो ये जीता था अबिसिनिया को, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों आज इतने तक रहने देते हैं, अधिक से अधिक आप वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।